नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल DIS के हिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, बात करेंगे ओल्ड इज गोल्ड भारतीय इतिहास सीरीज को लेकर। यानी ओल्ड इज गोल्ड सीरीज चला रखी थी जिसमें हम बात कर रहे थे अवधि तक संगम काल के बारे में। यानी संगम युग को लेकर अपना एक पार्ट हो चुका है। आज संगम युग को लेकर सेकंड वीडियो, यानी आज की क्लास में यह आपका चैप्टर ओल्ड इज गोल्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो अपना टॉपिक कौन सा है? संगम युग, यानी संगम काल के बारे में। तो हम कहाँ तक बात कर चुके थे? हम इस टॉपिक में यहाँ तक बात कर चुके थे संगम साहित्य के संग्रह ग्रंथों के बारे में। तो आपको ध्यान रखना होगा, पुत्तु पातु क्या है? तो यह 10 गीतों का संग्रह ग्रंथ है। और पूछा जाए आपसे एथु थोके क्या है? तो यह 8 गीतों का संग्रह है। उसके बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है तिरुकुरल को लेकर। यानी तिरुकुरल को लेकर ज़्यादातर प्रश्न हमसे परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि यह उपदेशात्मक ग्रंथ है जिसमें त्रिवर्ग यानी धर्म अर्थ काम, यानी आपको ध्यान रखना होगा कि तिरुकुरल में यह उपदेशात्मक ग्रंथ है जिसमें त्रिवर्ग यानी आचार शास्त्र, राजनीति, प्रणय कथा आदि का समावेश है। उसके बाद आपको त्रिकुरल के बारे में ध्यान रखना होगा कि इसे मुप्पाल भी कहा जाता है। नेक्स्ट इसके बारे में ध्यान रखना है कि इसे तमिल साहित्य का बाइबल तथा लघुवेद माना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि तमिल साहित्य का बाइबल किसे कहा जाता है? तो आपको आंसर देना है तिरुकुरल को। आपसे पूछा जा सकता है कि तमिल साहित्य का बाइबल तथा लघुवेद किसे कहा जाता है? तिरुकुरल को कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है जो तिरुकुरल साहित्य ग्रंथ है इसकी भाषा कौन सी है? तो यह किस भाषा में रचित है? तमिल भाषा में। और इसकी रचना किसके द्वारा की गई? तो आपको ध्यान रखना होगा तिरुवल्लुर के द्वारा। यानी तिरुकुरल ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तिरुवल्लुर। उसके बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है तिरुकुरल के बारे में कि यह धार्मिक कविताओं का संकलन है। यानी धार्मिक कविताओं का संकलन कौन सा ग्रंथ? तिरुकुरल के बारे में आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद में आपको ध्यान रखना होगा कि तमिलनाडु का बाइबल माना जाता है कौन से ग्रंथ को? तिरुकुरल ग्रंथ को। यानी परीक्षा में पूछा गया था कि तमिलनाडु का बाइबल माना जाता है कौन सा ग्रंथ? तो आपको आंसर वहां पर देना था तिरुकुरल। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना होगा कि संगम कविताएं या संग साहित्य यानी संगम कविता वह 2 प्रकार की हैं, यानी अकम और पुरम। तो आपको ध्यान रखना होगा अकम और पुरम क्या है? संगम कविताओं के 2 प्रकार हैं। अकम किसे कहते हैं? तो यह प्रणय काव्य है। पुरम पुरम को बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि शासकों की युद्ध पराक्रम संबंधी प्रशस्तियां किसमें कही जाती है? पुरम में। पुरम के बारे में नेक्स्ट आपको ध्यान रखना होगा कि पुरम काव्य को A.K. रामानुजन ने जन काव्य कहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि A.K. रामानुजन ने जन काव्य कहा है किसे कहा है? अकम को या पुरम को या किसी अन्य ग्रंथ का यानी किसी कविता का नाम दिया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना होगा पुरम काव्य के बारे में। तो एक तो यहाँ से आपको एक चीज पता चली कि अकम और पुरम क्या है। तो यह संगम कविताएं हैं। अकम क्या है? प्रणय काव्य। पुरम क्या है? शासकों की युद्ध पराक्रम संबंधी प्रशस्तियां। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो आपको यहाँ पर देखना है कि संगम साहित्य की रचना लगभग 3 से 4 शताब्दियों में पूर्ण हुई थी। यानी यहाँ पर एक एक नोटबुक में लिखा हुआ एक एक पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि यह सारे पॉइंट यहाँ पर जो भी मेरी नोटबुक में लिखे हुए हैं यह किसी ना किसी विगत परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो आपको एक एक पॉइंट ध्यान रखना होगा। तो साथियों, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि संगम साहित्य की रचना लगभग 3 से 4 शताब्दियों में पूर्ण हुई थी। संगम साहित्य मुख्यतः 2 मुख्य वर्गों में विभक्त है। यानी संगम साहित्य मुख्यतः कितने वर्गों में विभक्त है? 2 मुख्य वर्गों में विभक्त है। तो पहला आपको ध्यान रखना है पट्टु यानी पट्टपुट्टु यानी 10 परितोष गीत तथा पेटिनेनिकल कन्नककु यानी 18 प्रबोधात्मक ग्रंथ। थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रही है, बाकी आपको लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि यह क्या लिखा हुआ है। तो दोनों प्रश्न पूछे गए हैं दोनों के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि संगम काव्य विभिन्न नायक नायिकाओं को समर्पित प्रशस्ति गीत है। यानी संगम काव्य विभिन्न नायक नायिकाओं को समर्पित प्रशस्ति गीत है। वहीं आपको नोट कर ध्यान रखना है कि संगम साहित्य से सुदूर दक्षिण की आर्थिक
सामाजिक व धार्मिक विषयक उपयोगी जानकारी प्राप्त होती है। इनमें समकालीन राजवंशों के विवरण नगण्य हैं। किसके बारे में बात करें हम? संगम साहित्य के बारे में। संगम साहित्य के बारे में आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि संगम साहित्य धर्मनिरपेक्ष साहित्य तथा यह साहित्य हमारे समक्ष आर्य तथा द्रविड़ संस्कृतियों के समन्वय का चित्र उपस्थित करता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि संगम साहित्य में एटूथ हो गई है, यानी संगम साहित्य में एटूथ हो गई है। संगम साहित्य के तमिल भाषा में लिखा गया है, यानी संगम साहित्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? तमिल भाषा में। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि संगम साहित्य में ब्रह्मतमय शब्द का अर्थ है ब्राह्मणों के गांवों को करमुक्त करना। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग वेनिगर नाम से जाना जाता था। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को किस नाम से जाना जाता था? वेनिगर नाम से। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर, तो आपको ध्यान रखना है कि संगम साहित्य की कविताएं सैकड़ों पुराणों यानी पुराणानुरु के समूह में संकलित हुई हैं। यानी संगम साहित्य की कविताएं सैकड़ों पुराणों के समूह में संकलित हुई थीं। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि संगम साहित्य में शिव, कार्तिकेय तथा गणेश जैसे देवताओं का महिमा मंडन है। यानी संगम साहित्य की कविताओं सैकड़ों पुराणों के समूह में संकलित हुई थी। उसके बाद बात की हमने नेक्स्ट पॉइंट को लेकर कि संगम साहित्य में शिव, कार्तिकेय तथा गणेश जैसे देवताओं का महिमा मंडन है। उसके बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि आरंभिक तमिल साहित्य जाति प्रथा की अनुपस्थिति का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि संगम साहित्य सामाजिक अवस्था के बारे में सूचना प्रदान करता है। तो साथियों, हमने यह किसके बारे में देखा? संगम साहित्य के बारे में जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे। यहाँ से आपको यह पॉइंट विशेष ध्यान रखना होगा कि आरंभिक तमिल साहित्य जाति प्रथा की अनुपस्थिति का साक्ष्य प्रस्तुत करता है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर। अब आपको ध्यान रखना होगा संगमकालीन प्रमुख बंदरगाह, यानी पूर्वी तट के कौन कौन से बंदरगाह थे और पश्चिमी तट के कौन कौन से बंदरगाह थे। तो पुहार यानी कावेरीपट्टनम, मसलिया यानी मूसलीपट्टनम तथा कोरैया कारकाई, यह तो संगमकालीन पूर्वी तट के बंदरगाहों के नाम थे। तथा मुजीरी या मुजिरिस या मुसीरी व तोंडी, यह पश्चिमी तट के संगमकालीन प्रमुख बंदरगाह थे। तो आपको ध्यान रखना है कावेरीपट्टनम, मूसलीपट्टनम तथा कारकाई, मुजीरी तथा तोंडी, यह तो पूर्वी तट के थे तथा यह नीचे वाले पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाहों के नाम है। अब बात करते हैं एक एक पॉइंट को लेकर कि इनके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हमसे परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो सबसे पहला पॉइंट यह पूछा गया था कि कोरकई पांड्य राज्य का महत्वपूर्ण बंदरगाह था जो संगम कविताओं तथा यवन वृत्तांतों में अपने मोती के लिए विख्यात था। तो आपको ध्यान रखना होगा किसके बारे में? कोरकई या कोरई के बारे में। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यह संगमकालीन पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह था तथा यह पांड्य राज्य का महत्वपूर्ण बंदरगाह था जो संगम कविताओं तथा यवन वृत्तांतों में अपने मोती के लिए विख्यात था। कौन सा बंदरगाह? कोरकई बंदरगाह। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है कि कोरके एवं मदुरई संगमकालीन पांड्यों के प्रमुख नगर एवं पत्तन था, यानी प्रमुख नगर एवं बंदरगाह थे। पत्तन का मतलब है बंदरगाह। तो संगमकालीन पांड्यों के प्रमुख नगर एवं पत्तन थे कौन कौन से? कोरकई एवं मदुरई। उसके बाद आपको नेक्स्ट ध्यान रखने हैं कि संगम साहित्य में कोरके व पुहार, पुहार यानी कावेरीपट्टनम, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि संगम साहित्य में कोरके व पुहार बंदरगाहों में यवनों की उपस्थिति का उल्लेख है। किसकी उपस्थिति का उल्लेख है? यवनों की उपस्थिति का उल्लेख। संगम साहित्य में कौन से बंदरगाहों में यवनों की उपस्थिति का उल्लेख है? तो आपको आंसर देना है कोरके व पुहार। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा निम्न नगर पुरातन काल के दौरान बंदरगाह थे। तो हम ऊपर बात कर चुके थे ताम्रलिप्ति, पूर्वपुहार तथा नागापट्टिनम, यानी प्राचीन काल में कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह थे। तो आपको ध्यान रखना है ताम्रलिप्ति बंदरगाह था, पूर्वपुहार बंदरगाह था, नागापट्टिनम बंदरगाह का ही नाम है।
जबकि यहाँ पर एक ऑप्शन यह दिया गया था तूतिकोरिन, तो साथियों यह बंदरगाह नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि संगम युग में उरेयूर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। यानी संगम युग में जो उरेयूर था यह कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, तथा संगम युग में जो उरेयूर था यह सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र भी था। यानी व्यापार के लिए प्रसिद्ध कौन सा था? कपास के व्यापार के लिए उरेयूर, और यही सूती वस्त्रों के लिए भी प्रसिद्ध था। यहाँ सूती वस्त्रों का सबसे बड़ा केंद्र था। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है कि संगम काल के दौरान कृषि की प्रमुख फसलें थी। तो संगम काल के दौरान कृषि की कौन सी प्रमुख फसलें थी? धान और गन्ना। कौन कौन सी? धान और गन्ना। उसके बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना होगा कि संगम युगीन पद का वास्तविक नाम था। यानी मंत्री को क्या कहते थे? अमेचार। तथा गुप्तचर को क्या कहते थे? औरार अथवा वे। यानी अमेचार किसे कहा जाता था? मंत्री को। औरार अथवा वे कहा जाता था गुप्तचर को। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है कि किस प्राचीन राज्य के शासक पत्नी पूजा यानी पतिव्रता पंथ का समर्थन करते थे? तो चेर, चोल व पांड्य। यानी किस प्राचीन राज्य के शासक पत्नी पूजा यानी पतिव्रता पंथ का समर्थन करते थे? तो चेर, चोल तथा पांड्य। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में दक्षिण भारत के पांड्य राजवंश का उल्लेख किया है। यानी मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में दक्षिण भारत के पांड्य राजवंश का उल्लेख किया है। आपको ध्यान रखना होगा कि जो मेगास्थनीज था उसकी प्रमुख पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। और इस इंडिका में दक्षिण भारत के कौन से राजवंश का उल्लेख किया गया था? पांड्य राजवंश का। उसके बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न पूछा गया था कि वेलिर शब्द क्या है? तो वेलिर शब्द क्या था? दक्षिण भारत में कबीले के सरदार। यानी दक्षिण भारत में कबीले के सरदार कौन था? वेलिर शब्द का अर्थ। उसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना है कि संगम साहित्य में हमें किस लोकप्रिय चोल शासक का नाम प्राप्त होता है? यानी संगम साहित्य में हमें किस लोकप्रिय चोल शासक का नाम प्राप्त होता है? करिकाल। यानी संगम साहित्य में हमें किस लोकप्रिय चोल शासक का नाम प्राप्त होता था? करिकाल का। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि संगम कालीन साहित्य में कौन, को एवं मन्नन किसके लिए थे? तो यह इन तीनों शब्दों का प्रयोग किसके लिए प्रयोग होता था संगम साहित्य में? राजा के लिए। किसके लिए? राजा के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर। अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था, एक तरफ राजाओं के नाम दिए गए थे, एक तरफ उनके राजवंशों को लिखा गया था, और परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि निम्न राजा कौन से राजवंश से संबंधित थे। यानी यह प्रश्न मिलान को लेकर पूछा गया था। तो आपको पता है सिंह विष्णु कौन से वंश थे? पल्लव। और नेदियोन था वह कौन सा था? पांड्य शासक। तथा करिकाल था वह कौन था? चोल। तथा जो उदयन जयराल था यह कौन था? चेर शासक था। अब बात करते हैं पुत्तुपाटु की कविताएं रचनाकार। यानी इन रचनाओं को लेकर इनके रचनाकारों से मिलान करने को लेकर भी यह प्रश्न पूछा गया था। तो आपको ध्यान रखना है करिजी पाटू के लेखक कौन थे? कपिलर। यानी करिजी पाटू इसके रचनाकार कौन थे? कपिलर। तथा मलेपड़ू कड़ाम के लेखक कौन थे? कौशिका नार। तथा मधुरै काची के रचनाकार कौन थे? मरुदनार। तथा मुल्ले पाटड़ू के रचनाकार कौन थे? नेपतु नार। यानी आपको देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर इस प्रश्न को मिलाने को लेकर प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो ऐसे प्रश्न ज़्यादातर रिपीट होने का कार्य करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को लेकर। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है पदित्य पत्तु चेर वंश के शासकों की प्रशंसा की गई है। यानी इस ग्रंथ के बारे में बताया गया है, इस ग्रंथ में चेर वंश के शासकों की प्रशंसा की गई है। इसमें कौन से ग्रंथ में चेर वंश के शासकों की प्रशंसा की गई है? पदित्य पत्तु में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि तिनाई सिद्धांत का प्रयोग कहाँ हुआ है? तो तिनाई सिद्धांत का प्रयोग कहाँ हुआ है? तमिलकम में। कहाँ पर? तमिलकम में। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। तो आपको ध्यान रखना होगा अगस्त्य ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया।
यानी किसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया तथा उन्हें आर्य बनाया? तो किसके बारे में? अगस्त्य ऋषि के बारे में। लास्ट प्रश्न देखते हैं इस टॉपिक का। तो आपको ध्यान रखना होगा कि दक्षिण भारत के पांड्य वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 ईसा पूर्व में भेजा था। यानी दक्षिण भारत के कौन से राजवंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत अपना भेजा था 26 ईसा पूर्व में? कौन से राजवंश से? पांड्य वंश के राजा के द्वारा भेजा गया था। तो साथियों, इस क्लास के माध्यम से आज हमने अपना यह चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, संगम काल या संगम युग। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम होगा गुप्त काल। साथियों, अगर आप अभी तक लास्ट तक जुड़े हुए हैं हमारे साथ और आपको क्लास कैसी लगी, आप कमेंट के माध्यम से अपना रिव्यू जरूर प्रदान किया करें। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।